आज लगभग 20 साल बाद मैं नंदिता से मिलने जा रहा हूँ। हमारे विभाग का रीयूनियन है। सच कहूँ तो मैं आमतौर पर ऐसे कार्यक्रमों में ज़्यादा हिस्सा नहीं लेता। मुझे हमेशा से लगता रहा है कि ऐसे आयोजनों में लोग पुराने रिश्तों से ज़्यादा अपनी सफलताओं का प्रदर्शन करने आते हैं। हर कोई अपने जीवन की उपलब्धियां दिखाने में व्यस्त रहता है, मानो ये एक तरह की मौन प्रतियोगिता हो। इसी वजह से मैंने पहले इस रियूनियन में जाने का कोई खास मन नहीं बनाया था। लेकिन जब किसी ने बताया कि नंदिता भी इस कार्यक्रम में आने वाली है, तो मेरे अंदर जैसे कोई पुरानी हलचल जाग उठी। अचानक इतने सालों के बाद उसे देखने की इच्छा जाग गई। शायद कुछ अधूरी बातें थी, कुछ पुराने एहसास थे जिन्हें मैं खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। और उसी पल मैंने तय कर लिया कि इस बार मैं भी रीयूनियन में जाऊंगा। नंदिता, मैं और आर्यन, हम तीनों एक ही विभाग में पढ़ते थे। कॉलेज के उन दिनों में हमारी दोस्ती बहुत गहरी थी। हम अक्सर साथ ही रहते, साथ पढ़ते, साथ कैंटीन में बैठते और घंटों बातें किया करते थे। कॉलेज की लगभग हर याद में हम तीनों एक साथ ही नजर आते हैं। लेकिन उस दोस्ती के भीतर एक और सच्चाई भी छुपी हुई थी। मैं और आर्यन दोनों ही नंदिता को पसंद करते थे। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जो हम एक दूसरे से छिपाते थे। हम दोनों ही जानते थे कि हम दोनों के दिल में नंदिता के लिए खास जगह है। शायद हम दोनों ही मन उम्मीद करते थे कि कभी न कभी नंदिता हमें ही चुनेगी। लेकिन जैसा अक्सर जिंदगी में होता है, दिल अपनी राह खुद चुन लेता है। धीरे धीरे नंदिता और आर्यन एक दूसरे के करीब आ गए। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। जब मुझे एहसास हुआ तो मेरे अंदर एक अजीब सी टीस उठी। मुझे पहली बार समझ आया कि जिस इंसान को आप दिल से चाहते हैं, उसे किसी और का होते देखना कितना दर्द देता है। वह दर्द ऐसा था जिसे मैं किसी से कह भी नहीं सकता था। उस समय मुझे लगा था कि शायद अब हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसे हालत में अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन आर्यन बहुत अलग तरह का इंसान था। वह उन लोगों में से था जो रिश्तों को टूटने नहीं देते। उसने कभी भी हमारी दोस्ती को कमजोर नहीं होने दिया, बल्कि वह जानबूझकर मुझे और नंदिता को साथ समय बिताने का मौका देता था। जब भी वह कहीं जाता, मुझे भी साथ ले जाता। कई बार ऐसा हुआ कि हम तीनों फिल्म देखने गए। सिनेमा हॉल में बीच वाली सीट पर नंदिता बैठती और दोनों तरफ मैं और आर्यन। उस समय मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर का दर्द और जलन कम होने लगी। मैं समझने लगा कि आर्यन सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा दिल रखने वाला इंसान है। समय के साथ मेरी जलन पूरी तरह खत्म हो गई। उसकी जगह एक गहरा सम्मान और स्नेह ने ले ली। मुझे लगने लगा कि अगर नंदिता ने किसी को चुना है तो वह सच में उसके योग्य इंसान है। कुछ समय बाद नंदिता और आर्यन की शादी हो गई। मैं उस शादी में मौजूद था। इतना ही नहीं, मैं उस शादी का गवाह भी बना। कभी कभी जिंदगी बहुत अजीब खेल खेलती है। जिस लड़की से आपने कभी दिल से प्यार किया हो, उसकी शादी में गवाह बनना एक बहुत अलग अनुभव होता है। उस दिन मेरे मन में कई भावनाएं एक साथ थी, थोड़ी उदासी, थोड़ी खुशी और बहुत सारी यादें। तब तक मैं जिंदगी को थोड़ा समझने लगा था। मुझे एहसास होने लगा था कि प्यार दूर से जितना खूबसूरत दिखता है, असल जिंदगी में वह उतना आसान नहीं होता। उसके साथ जिम्मेदारियां आती हैं, छोटे बड़े झगड़े आते हैं, समझौते आते हैं। कभी कभी मैं सोचता था कि शायद अच्छा ही हुआ कि मेरी शादी नंदिता से नहीं हुई। वह इतनी खूबसूरत और आकर्षक थी कि उसके पीछे हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती। शायद मैं इतना धैर्य और विश्वास नहीं रख पाता। दूसरी तरफ आर्यन बिल्कुल अलग तरह का इंसान था। वह बहुत खुश मिजाज था, हर समय मुस्कुराने वाला, पढ़ाई में भी अच्छा, खेल में भी अच्छा और हर तरह की गतिविधियों में आगे। सच कहूँ तो वह एक तरह का ऑलराउंडर था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी इंसानियत थी। उसका दिल बहुत बड़ा था। उसे लोगों के बीच रहना अच्छा लगता था, लेकिन सिर्फ गपशप करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के दुख दर्द में साथ देने के लिए। अगर किसी दोस्त का कोई रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती हो जाता तो आर्यन सबसे पहले वहां पहुंचता। वह खाना लेकर जाता, रात में अस्पताल में रुककर मरीज की देखभाल करता। अगर किसी को देर रात एयरपोर्ट छोड़ना हो
तो वह बिना सोचे तैयार हो जाता। कई बार मैं सोचता था कि आखिर वह इतनी ऊर्जा कहाँ से लाता है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं। सच कहूँ तो मेरा दोस्त आर्यन थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन उसी अजीबपन में उसकी खूबसूरती थी। शादी के बाद धीरे धीरे हमारी मुलाकातें कम हो गई। जिंदगी अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ने लगी। मेरी पोस्टिंग कोलकाता से बाहर हो गई और आर्यन कोलकाता में ही रह गया। फिर भी कभी कभी हम फोन पर बातें कर लेते थे। वो अक्सर मजाक में कहता, यार कलकत्ता आओ, बहुत दिन हो गए मिले। और मैं हमेशा की तरह कहता, जल्दी आऊँगा। फिर हम पुराने दिनों की तरह घंटों फ़ोन पर बातें करते रहते। कॉलेज की यादें, पुराने किस्से और ज़िंदगी की छोटी बड़ी बातें। उनके बेटे का नाम आरव था। जब आरव पैदा हुआ तब आर्यन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अक्सर मुझे फ़ोन करता और बच्चे के बारे में इतनी उत्सुकता से बात करता कि उसकी आवाज़ से ही उसकी खुशी महसूस हो जाती थी। एक दिन उसने फ़ोन पर बहुत भावुक होकर कहा, यार पिता बनने के बाद जिंदगी का मतलब ही बदल जाता है। पहले लगता था बस काम करो, पैसे कमाओ और जिंदगी किसी तरह चलती रहे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे बस जीते रहना है, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बेटे को बड़ा होते देख सकूं। मैं उसे चलना सिखाऊंगा, जब वह गिर जाए तो उसे उठाऊंगा, फिर उसे दौड़ना सिखाऊंगा, उसका छोटा सा हाथ पकड़कर उसे जिंदगी के रास्तों पर चलना सिखाऊंगा, उसे सिखाऊंगा कि सिर ऊंचा करके कैसे जीते हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जानते हो, जब मैं उसे अपनी बाहों में उठाता हूँ, जो वह मेरी उंगली पकड़ता है, तब लगता है इस दुनिया में कोई दुख है ही नहीं। उस पल ऐसे लगता है कि सारी परेशानियाँ, ऑफिस का तनाव, समाज की समस्याएं, सब कुछ कहीं गायब हो जाती है। बस एक ही सवाल मन में आता है, आखिर ये दुनिया इतनी खूबसूरत क्यों है। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता था। मुझे लगता था कि आर्यन सच में अपने बेटे के साथ एक नई दुनिया खोज रहा है। वह अक्सर मुझसे कहता था, यार एक बार कलकत्ता आओ, बहुत दिन हो गए मिले। मैं हर बार कह देता, जल्दी आऊँगा, लेकिन ज़िंदगी की व्यवस्थाओं में वह जल्दी कभी आया ही नहीं और शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। फिर एक दिन अचानक खबर मिली कि आर्यन बहुत बीमार पड़ गया है। खबर सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने बिना देर किए कोलकाता के लिए टिकट लिया और तुरंत वहां पहुंच गया। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो वह सफ़ेद बिस्तर पर लेटा हुआ था। मशीनों की हल्की आवाज़ें कमरे में गूंज रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, देखो, मैं ना कहता था कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे, इसलिए मुझे बीमार पड़ना पड़ा। सोचा अगर मैं अस्पताल में रहूँगा तो शायद तुम भागे भागे आ जाओगे। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ में पहले जैसी ताकत नहीं थी, लेकिन उसकी गर्माहट अभी भी वैसी ही थी। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। फिर उसने धीरे से कहा, दोस्त, पता नहीं मैं आरव को बड़ा होते देख पाऊंगा या नहीं। उसकी आवाज़ में पहली बार डर सुनाई दिया। वह आगे बोला, मैं चाहता था कि मैं उससे चलना सिखाऊं, उसे साइकिल चलाना सिखाऊं, उसे स्कूल छोड़ने जाऊं, लेकिन शायद भगवान की कोई और ही योजना है। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर मैं चला जाऊं तो नंदिता और आरव का ख्याल रखना। मेरी आंखें भर आई। मैंने तुरंत कहा, तू कैसी बातें कर रहा है, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन वह हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वह सच्चाई जानता हो। फिर उसने धीरे से कहा, देख दोस्त, प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन आखिरकार वह एक एहसास ही तो है। समय के साथ वह बदल जाता है, उसकी शक्ल बदल जाती है। अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो ये बिल्कुल स्वाभाविक होगा कि नंदिता को अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी पड़े। इतनी अच्छी लड़की को अकेले ज़िंदगी नहीं बितानी चाहिए। कुछ देर के लिए वह चुप हो गया। शायद वह अपने मन की गहराइयों में झांक रहा था। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन दिल के किसी कोने में एक छोटी सी इच्छा भी है। काश ऐसा हो कि नंदिता सिर्फ मुझे ही प्यार करती रहे पूरी जिंदगी। अगर ऐसा हो जाए तो मैं आसमान से उसे देखकर रो पड़ूंगा। यह कहते हुए उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभालते हुए बोला, नहीं, ये बहुत स्वार्थी बात है। किसी को भी अकेली जिंदगी बिताने के लिए मजबूर करना गलत है। बस मेरी एक ही दुआ है, जो भी आदमी नंदिता की जिंदगी में आए
वह आरव को मुझसे भी ज़्यादा प्यार करे। इतना कहकर उसने तकिया के नीचे से एक लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये चिट्ठी है, उसने कहा। मैंने पूछा, किसके लिए? वह बोला, नंदिता के लिए। जब वह दूसरी शादी करने का फैसला करे तब उसे ये चिट्ठी देना, ताकि उसके दिल में किसी तरह का अपराध बोध ना रहे। मैंने वह चिट्ठी चुपचाप अपनी जेब में रख ली। अगले दिन सुबह ठीक 7:10 पर आर्यन इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा अचानक खत्म हो गया। कुछ समय तक मैंने नंदिता से संपर्क बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी की अपनी जटिलताएं होती है। मेरी पत्नी को ये सब ठीक नहीं लगता था। शायद उसे लगता था कि पुरानी दोस्ती कहीं नए रिश्तों को कमजोर न कर दे। दूसरी तरफ नंदिता भी शायद अपने दुख के साथ अकेले रहना चाहती थी। उसने भी धीरे धीरे खुद को दुनिया से थोड़ा अलग कर लिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी से दूर होते रहे। आज इतने सालों बाद मैं नंदिता से फिर मिला हूँ। रियूनियन की भीड़ में थोड़ा दूर हम दोनों झील के किनारे खड़े थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी और पानी में शाम की रोशनी झिलमिला रही थी। नंदिता अब पहले से थोड़ी उम्र दराज दिख रही थी। उसके चेहरे पर समय के निशान थे, लेकिन सच कहूँ तो उसका चेहरा आज भी वैसा ही था। और उसे देखते ही मेरे दिल में 20 साल पुरानी सारी यादें फिर से जाग उठी। मैंने थोड़ी झिझक के साथ उससे पूछा, तुमने शादी कर ली? नंदिता ने मेरी तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कई सालों की कहानियां छिपी हुई थी। वह कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम्हें क्या लगता है? उसके सवाल में हल्की शरारत भी थी और एक गहरी गंभीरता भी। मैंने हल्का सा मजाक करते हुए कहा, इतनी खूबसूरत लड़की का बिना शादी के रहना तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है तुम्हारे पीछे तो आज भी बहुत लोग होंगे। ये सुनकर नंदिता हल्के से हंस पड़ी। उसकी हंसी पहले जैसी ही थी, वही सादगी, वही अपनापन। फिर उसने थोड़ा गंभीर होकर कहा, जानते हो, हमारे समाज में लोग अक्सर ये सोचते हैं कि शादी बस एक औपचारिक रिश्ता है, लेकिन असल में पति होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वह झील के पानी की तरफ देखने लगी। हवा उसके बालों को हल्के से हिला रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, पति वह नहीं होता जो सिर्फ घर चलाए या पैसा कमाए। असली पति वह होता है जो अपनी पत्नी के दिल को समझ सके, उसके डर, उसकी खुशियाँ, उसके सपनों को महसूस कर सके। वह आगे बोली, वह ऐसा इंसान होना चाहिए जो अपनी पत्नी को उड़ने की आज़ादी दे, लेकिन इस तरह कि वह कभी गिर ना पाए, जो उसके लिए ढाल बनकर खड़ा हो, जो उसके साथ चलना भी जानता हो और ज़रूरत पड़ने पर उसे आगे बढ़ाना भी। उसकी आवाज़ में अब गहराई थी, जैसे वह अपने जीवन का सबसे सच्चा अनुभव बता रही हो। कुछ क्षण रुककर उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, आर्यन मेरा पति था और वही मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा। उसकी आंखों में नमी चमक रही थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। मुझे लगा जैसे समय अचानक ठहर गया हो। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही बात बदलते हुए कहा, तुम जानते हो, हमारा बेटा आरव अब बहुत बड़ा हो गया है। वह अब अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है। ये कहते समय उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। फिर वह मुस्कुराए बोली, वो मुझे रोज़ फ़ोन करता है और कहता है, माँ अब तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन मैं उसे हमेशा कहती हूँ कि अभी नहीं, अभी मेरा मन नहीं है। फिर उसने एक छोटी सी बात बताई जो मेरे दिल को छू गई। वह बोली, हम आज भी आर्यन की 2 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आरव अपने पिता की घड़ी पहनता है और मैं आज भी उसके चश्मे को संभाल कर रखती हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि अब ये तुम्हारे बेटे की चीज़ें हैं, लेकिन मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ, रहने दो, ये मेरे दिल का हिस्सा है। मैं उसकी बात सुनता रहा। हर शब्द जैसे दिल के अंदर उतरता जा रहा था। उसी समय मुझे अपनी जेब में रखी वह पुरानी चिट्ठी याद आई। वही चिट्ठी जो आर्यन ने मुझे अस्पताल के बिस्तर पर दी थी। मेरी उंगलियां अनजाने में जेब के अंदर चली गई। लिफाफा अब भी वही था, थोड़ा पुराना, थोड़ा मुड़ा हुआ, लेकिन अब भी सुरक्षित। मैंने कुछ पल सोचा, क्या मुझे ये चिट्ठी नंदिता को दे देनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि शायद अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नंदिता पहले अपने दिल में आर्यन को हमेशा के लिए बसाकर जी रही है। मैंने धीरे से वो चिट्ठी निकाली और उसे खोला। उसमें आर्यन की लिखावट आज भी उतनी ही साफ थी।
उसमें लिखा था, प्रिय नंदिता, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने जा रही हो और ये जानकर मुझे बहुत खुशी होगी। कृपया अपने दिल में किसी तरह का अपराध बोध मत रखना। हमारी ज़िंदगी की कहानी उतनी ही लंबी थी जितनी भगवान ने लिखी थी। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर तुम मुस्कुराओगी तो मुझे भी आसमान से सुकून मिलेगा। मैंने चिट्ठी पढ़कर कुछ पल आंखें बंद कर ली। फिर बिना कुछ कहे मैंने वह चिट्ठी झील के पानी में छोड़ दी। कागज़ धीरे धीरे पानी पर तैरने लगा और फिर धीरे धीरे डूब गया। मैंने आसमान की तरफ देखते हुए बहुत धीरे से कहा, आर्यन, तुम्हारी कहानी ख़त्म नहीं हुई। तुम्हारा प्यार अभी भी जिंदा है और हमेशा रहेगा। उस पल मुझे लगा जैसे हवा थोड़ी हल्की हो गई हो और कहीं दूर आसमान में शायद आर्यन मुस्कुरा रहा हो। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।